इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी बंगाल में गरज रहे थे तो गृहमंत्री अमित शाह कन्याकुमारी में थे। अमित शाह ने एक ही दिन में कन्याकुमारी से लेकर केरल तक की दूरी नाप दी। कामाख्या से कन्याकुमारी तक का भगवा प्लान रेडी है। बीजेपी दक्षिण का द्वार तोड़ने की पूरी तैयारी में है। केरल से तमिलनाडु तक के ब्लूप्रिंट पर अब तक बीजेपी ने जो काम किया है उसका नतीजा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाला हो सकता है। कामाख्या से कन्याकुमारी, बड़ी विजय की तैयारी। 5 राज्यों का सेमीफाइनल, दक्षिण का द्वार तोड़ने की बारी। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री की सियासी परेड, तो कन्याकुमारी में अमित शाह का तमिल संगम। नए भारत को भगवा में रंगने के लिए बीजेपी की इस जोड़ी ने कुछ उठा नहीं रखा। कन्याकुमारी का सुचिंद्रन मंदिर की आरती और आरती में गृह मंत्री अमित शाह का शामिल होना, ये सब एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है, बड़े मिशन का हिस्सा है। और तमिलनाडु में यह मिशन है 20+1। कन्याकुमारी देश की सबसे आखिरी लोकसभा सीट है। पूरे तमिलनाडु में क्षेत्रीय छत्रपों का बोलबाला है, मगर कन्याकुमारी के वोटर्स को नेशनल पार्टियों का साथ पसंद है। उसके पीछे की वजह समझाएंगे, लेकिन पहले डालते हैं एक नजर इस सीट के राजनीतिक गणित पर। कन्याकुमारी लोकसभा सीट का गठन 2008 के डीलिमिटेशन के बाद हुआ। डीलिमिटेशन से पहले यह सीट नागरकोइल के नाम से जानी जाती थी और कांग्रेस का गढ़ थी। 1980 से लेकर 1998 तक लगातार 6 चुनावों में नागरकोइल सीट से कांग्रेस के एन डेनिस जीतते रहे, लेकिन 1999 के चुनावों में बीजेपी के पी राधाकृष्णन ने इतिहास बदल दिया। डीएमके के साथ मिलकर बीजेपी ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली। राधाकृष्णन को भी इस जीत का रिवॉर्ड मिला और वाजपेयी सरकार में वे पहले मंत्री बने। उसके बाद फिर यह सीट बीजेपी के पास नहीं आई, मगर 2014 के चुनाव में फिर मोदी की सुनामी ने अर्थमेटिक बदली। पी राधाकृष्णन फिर जीत गए और उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री पद मिला। 2019 के चुनाव में गणित उलट गया और राधाकृष्णन हार गए। कांग्रेस के उम्मीदवार और उद्योगपति एच वसंत कुमार को जीत मिली, मगर इस हार की वजह एआईएडीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। एआईएडीएमके सरकार को लेकर जो असंतोष था, उसका नुकसान बीजेपी को। 2019 में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के एच वसंत कुमार का पिछले 28 अगस्त को कोरोना के चलते निधन हो गया, जिसकी वजह से इस सीट पर विधानसभा चुनावों के साथ उपचुनाव भी हो रहे हैं। मगर समझने की जरूरत है कि पूरे तमिलनाडु में द्रविड़ दलों का बोलबाला होते हुए भी कन्याकुमारी में नेशनल पार्टियों की क्यों चलती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कन्याकुमारी की भौगोलिक स्थिति। तमिलनाडु का हिस्सा होकर भी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से नजदीक है। यही वजह है कि यहां लेफ्ट और कांग्रेस की पॉलिटिक्स का द्रविड़ दलों के मुकाबले ज्यादा असर है। क्षेत्र का जातिगत समीकरण भी इसकी बड़ी वजह है। करीब 15 लाख वोटर्स में हिंदू और ईसाइयों की संख्या लगभग बराबर है। इस सीट पर तकरीबन 47% हिंदू हैं और 46% ईसाई। इसके अलावा तकरीबन 5% मुस्लिम आबादी है। परंपरागत तौर पर क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटों की मदद से कांग्रेस हमेशा से यहां जीतती रही। कांग्रेस को अपने मुख्य प्रतिद्वंदी वामपंथी दलों को हराना हमेशा आसान रहा। यहां की मुख्य जाति नाडार है और हिंदू नाडार और क्रिश्चियन नाडार की संख्या लगभग समान है। कांग्रेस का गढ़ रहे इस सीट पर बीजेपी की एंट्री का इतिहास बहुत खास है।
1982 में मंडईकाड़ भगवती टेम्पल में उत्सव के दौरान हिंदुओं और ईसाइयों के बीच दंगा भड़क गया। इसमें कई लोगों की जान गई, हिंदू संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इसके बाद आरएसएस और दूसरे संगठन वहां पर प्रदर्शन करने लगे। ईसाई मशीनरियों पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ईसाइयों और मुसलमानों के वोट छिटक जाने की वजह से चुप रही, जिसका फायदा बीजेपी को होता गया। 1991 में बीजेपी इस सीट पर तीसरे नंबर पर आई। 96 और 98 के चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर आई और 1999 के लोकसभा चुनाव में डीएमके के साथ मिलकर बीजेपी के पुन राधाकृष्णन ने इस सीट को जीतकर इतिहास रच दिया। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 35% है। बीजेपी को लगता है कि अगर 2% वोट ज्यादा मिल जाएं तो एक बार फिर इस सीट को जीता जा सकता है। इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का कन्याकुमारी पर बहुत ज्यादा फोकस है। फिलहाल कन्याकुमारी सीट पर बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग 35% है। इसमें सिर्फ 2% की बढ़ोतरी बीजेपी को जीत दिला सकती है। इसलिए बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का इस सीट पर खास फोकस है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो एआईएडीएमके गठबंधन में शामिल बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं। कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव जीतने के साथ साथ इन 20 सीटों को जीतने का भी बीजेपी ने प्लान बना लिया है। हालांकि इन चुनाव में एआईएडीएमके से 33 सीटें मांग रही थी। काफी बार्गेनिंग के बाद बीजेपी को 20 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ये 20 सीटें कौन सी होंगी, इसे लेकर बीजेपी क्लियर है, क्योंकि इसकी तैयारी 2019 के लोकसभा चुनावों से की जा रही है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस मदुरई, तिरुचि, कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम और कन्याकुमारी और चेन्नई जिलों में है। साल 2016 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल खराब रहा था। यहां तक कि जिन 232 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उनमें से 230 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने बूथ लेवल से ग्राउंड वर्क शुरू किया और इस बार लगता है कि चुनौतियां ज्यादा होने के बावजूद बीजेपी अपने 20+1 मिशन में कामयाब हो जाएगी। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के बाद अमित शाह के एजेंडे में केरल भी था। शाह ने बेलूर मठ का भी दौरा किया, मगर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन की विजय संकल्प यात्रा मुख्य फोकस थी। बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए 21 फरवरी को केरल के उत्तरी छोर कासरगोड से ये विजय संकल्प यात्रा शुरू हुई, जो पूरे राज्य को कवर करती हुई आज राजधानी तिरुवनंतपुरम में पूरी हुई। यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है। आज से नए संकल्प से आत्मनिर्भर केरल, नए केरल के संकल्प के साथ आज से भारतीय जनता पार्टी की प्रचार यात्रा का यहीं से शुरुआत हो रहा है। हाल ही में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने केरल में बीजेपी ज्वाइन की है। अमित शाह ने इस मौके पर उनका भी खुलकर स्वागत किया। हालांकि एक चर्चा उनको पार्टी का सीएम फेस बनाने की भी चली, मगर फिलहाल पार्टी उनके चेहरे को सिर्फ केरल में पैठ बनाने के लिए ही इस्तेमाल करेगी। मैं विशेष रूप से മെട്രോമാൻ ശ്രീധരൻ जी के लिए कुछ जरूर कहना चाहूंगा। ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മെട്രോമാൻ ശ്രീധരൻ ജിയെ കുറിച്ച്। अपनी कैरियर एक इंजीनियर के नाते, एक प्रोफेसर के नाते शुरू करते करते अनेक विध राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का और ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ पूरा करने का श्रेय श्रीमान श्रीधरन जी को जाता है। मित्रों, इनको मेट्रोमैन कहते हैं क्योंकि देश की सबसे पहली मेट्रो इन्होंने बनाई। बाद में दिल्ली में भी मेट्रो का सफल रूप से प्रस्तावित कर इसको सफल करने में इनका बड़ा योगदान रहा। मगर मैं आज इस मंच से देश की जनता को बताना चाहता हूं, इससे भी बड़ा काम उन्होंने अगर किया है तो कोंकण रेलवे को समय पर पूरा करने का काम किया है। एक दृष्टि से इंजीनियरिंग एडवेंचर कोंकण रेलवे था और एक कोंकण रेलवे के कारण ही देश के दक्षिण हिस्से को जोड़ने का काम हुआ और देश के सबसे अविकसित क्षेत्र को विकास पहुंचाने का काम श्रीमान श्रीधरन जी ने किया है। केरल में बीजेपी का प्रयास पुराना है, उसे सही वक्त और सही चेहरों की तलाश है। मोदी सरकार के आने के बाद माहौल अनुकूल हुआ है। केरल में इस बार बीजेपी को सियासी फिजा
और राजनीतिक समीकरण दोनों ही माकूल नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता केरल में जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन केरल को भेद पाना बीजेपी के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दशकों से बारी बारी यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस फ्रंट राज करती आई है। ऐसे में उनके वोट बैंक में सेंध लगाना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को ये लगता है कि इस बार वो केरल में इतिहास लिख देंगे। केरल में बीजेपी का लक्ष्य मिशन 40 है। कांग्रेस के नेतृत्व में बना विपक्षी मोर्चा कमजोर पड़ता दिख रहा है। बीजेपी उसका लाभ लेने की कोशिश में है। राजधानी तिरुवनंतपुरम फोकस है, क्योंकि यहां बीजेपी की पकड़ काफी सॉलिड हो गई है। इस जिले से बीजेपी के एक विधायक भी पिछले चुनावों में जीत चुके हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बढ़ती एक्टिविटीज से भी बीजेपी को सियासी फायदा मिलता दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।